दोस्तों, बिहार के बारे में अगर आपको रिसर्च करना है और बिहार के बारे में कुछ नया जानना है तो आपको श्रीकांत जी से मिलना ही होगा। एक लंबे समय से हिंदुस्तान अखबार के वो पत्रकार रहे हैं और उसके बाद इनकी बहुत सारी किताबें बिहार के सामाजिक आंदोलन, बिहार की सियासी तारीख और इलेक्शंस को लेके है। मैं भी इन दिनों पटना आया हुआ हूँ और मैं भी श्रीकांत जी से मिलने का मौका मैंने नहीं गंवाया। आज मैंने उनसे गुजारिश की कि आप एक छोटा सा इंटरव्यू हमको दीजिए। ये राजी हो गए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सर, आपकी किताबों को बहुत लोग पढ़ते हैं और मैंने देखा कि चुनाव के बारे में भी जब चर्चा होता है तो उससे पहले बहुत सारे स्कॉलर्स किताब के डेटा के लिए उस किताब को ले लेते हैं। तो कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे पत्रकारिता में आए, आपका परिवार कैसा था, आप किस बैकग्राउंड से हैं, कुछ अपने बारे में, आरंभिक जीवन के बारे में बताइए। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, आरा में मैं पढ़ता था, आरा जैन कॉलेज में, तो वहीं एमए का मैं छात्र था। उस बीच 74 में मूवमेंट शुरू हो गया था और उस पीरियड में 77 तक आते आते हम लोग की कहानियाँ छपने लगी थी। मेरी कहानी पत्रिका में छपी थी और इस तरह से कहानियों से हम लोगों की शुरुआत हुई। उसके बाद कहिए कि 2-3 साल के अंदर हम लोग नाटक संस्था से भी जुड़ गए थे, जिसमें आप लोग को एक कहानी याद होगी, मधुकर सिंह की एक चर्चित कहानी है दुश्मन। उस कहानी को हम लोगों ने किया था। उस तरह से कई कहानियाँ, कई नाटक हम लोगों ने किए। चर्चित राजेश कुमार जो हैं, चर्चित नाटककार, हम लोग के दोस्त हैं, बिहार के हैं, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने ढेर सारे नाटक लिखे हैं, उनके नाटक चर्चित हुए। तो हम लोग, लेकिन 80 का 81-79 के बीच हम लोग रविवार में लिखने लगे। रविवार एक पत्रिका निकलती थी कलकत्ता से, साप्ताहिक, आनंद बाज़ार से ये पत्रिका थी। तो उसमें हम लोगों ने एट्रोसिटीज़ के खिलाफ, गरीब लोगों को लेकर कुछ रपटे लिखी, ढेर सारी ऐसी रपटे उसमें छपी। और 84 आते आते एक पत्रिका निकलती थी जनमत, उससे भी हम लोग जुड़े। उसमें हम लोगों ने थोड़ा दिन काम किया। उसके बाद एक पत्रिका अखबार निकला यहाँ से, पाटलिपुत्र टाइम्स। उसमें हम लोग, तब भी एक बात हम फील करते हैं कि उस समय जो कुछ भी हम लोग लिखते थे, संपादक उसको देखते थे और हम लोग का एक तरह से फ्री हैंड था। उसमें कोई रोक टोक नहीं होती थी, जो आप लिखे छप जाता था अच्छे से। उसके बाद हिंदुस्तान आया तो एक टीम भी आई। नवभारत टाइम्स भी उस 86 में निकला, टाइम्स ऑफ इंडिया भी निकला, हिंदुस्तान टाइम्स भी निकला। तो एक नए लोगों की एक फौज आ गई थी उस पीरियड में। तो आप देखिएगा 85 से लेकर लगभग 95 तक एक दूसरे तरह का जर्नलिज्म यहाँ हुआ। उसमें हम लोगों ने लिखा। 95 में हमने एक किताब लिखी चुनाव के पहले, जिस किताब का नाम है बिहार में चुनाव, जाति, बूथ लूट और हिंसा। उस किताब को लिखने के बाद मैं ये सोचता था कि क्या लिखा जाए जो हिंदी में हो और नीचे तक जाए। तो इस लिहाज से वो काम किया गया और उसका डेटा बहुत इस्तेमाल हुआ। बिहार में चुनाव, बूथ लूट और हिंसा, उसमें एक चैप्टर सोशल चेंज से रिलेटेड भी था। ये कैसे सोशल चेंज हो रहा है विधानसभा में। उसमें यह भी देखा गया था कि छोटी जातियों का रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में नहीं मिल रहा है। तो इस लिहाज से भी बाद में देखिएगा कि उस किताब का 2 चैप्टर, एक चैप्टर को हाई कोर्ट ने कोट किया और बाद में एक केस भी हो गया था, जिसमें बाद में नीतीश कुमार जी ने ईबीसी को पंचायतों में जो आरक्षण दिया 20%, वो उसी से शुरू होता है, उसकी कहानी उसी से शुरू होता है। बाद में प्रभास जी ने हमको एक बिरला फाउंडेशन से फेलोशिप दिला दिया। उस काम के दौरान आर्काइव्स के बहुत सारे डाटा को हम लोग गंभीरता से अध्ययन किया लगभग 1 साल तक। उस पीरियड में हिंदुस्तान से 1 साल के लिए छुट्टी मिला था, तो हमने काम किया बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम। उसी के साथ साथ दूसरी किताब हम लोगों की छपी मेरी और प्रसन्न कुमार चौधरी के साथ, बिहार में दलित आंदोलन, स्वर्ग पर धावा।
उसके बाद एक किताब आई 1857 पे। तो हम लोग जो काम नहीं हुआ है उस पर हम लोग करना चाहते थे फोकस्ड रूप से, ताकि इससे पता चल सके। जैसे कि आप 1857 पढ़िएगा तो हम लोग की किताब आने के पहले केवल 5 नायक थे। हाँ, अभी आप देखिएगा कि उसमें 25 नायक हैं, उसमें नए नए नाम जुड़ गए। अभी भी मैं सोचता हूँ कि क्या कारण है कि 1857 में बिहार की कोई महिला उसमें शामिल नहीं थी या थी। तो इसका खोजबीन हम लोग अभी भी कर रहे हैं कि इस तरह से है कि नहीं। तो मूल रूप से जो सोसाइटी में बदलाव हुआ था उसका रेखांकन डॉक्यूमेंट में कैसे हुआ है ये किया गया है। और इस मामले में आप देखिएगा तो हम लोग के उस समय के प्रसन्न कुमार चौधरी वही हम लोग के गाइड थे एक तरह से काम करने का। उन्हीं के नेतृत्व में ये सब काम हुआ है जो काम हम लोगों ने किया। यह अभी भी दिखाई, उसी कारण ही अखबार में होते हुए भी एक पढ़ने की रुचि जगी, कुछ नया करने का जगह। जैसे आप छोटा सा बुकलेट देखिएगा, अभी हम लोगों ने एक बद्री अहीर थे, बिहार के रहने वाले थे, हेतमपुर के रहने वाले थे। उन्होंने नेटाल में महात्मा गांधी को 1000 पाउंड कर्ज दिया था। ये मैं जाना कि महात्मा गांधी की आत्मकथा से जाना। उसके बाद हम लोग को स्ट्रेस किया, यहाँ तक कि नेटाल में उनके बच्चों तक से बात किया, जबकि हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं था सिवाय इसके कि हम लोग एक नायक ढूंढ रहे थे, नया नायक। तो उन्होंने इतना ही नहीं, वो बद्री अहीर के पास, बद्री अहीर गांधी जी के साथ जेल गए। जेल जाने के बाद अब देखिए कैसा रिलेशन था कि उनके सुख दुख के साथी थे। गांधी जी ने अपने हाथों से बद्री अहीर के लिए एक बंडी तैयार किया था। ठीक है, आप सोच लीजिए कैसा रिलेशन रहा होगा। बद्री अहीर की ज़मीन थी अस्थायी फार्म के आसपास, जब वो पैसिव आंदोलन चला रहे थे तो उन्होंने अपना पूरा ज़मीन दे दिया आंदोलनकारियों के रहने खाने पीने के लिए। तो इस तरह नया काम में हमारी रुचि है। अच्छा, 2 चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर आपकी ज़िंदगी में। एक तो आपने कहा कि आपकी शुरुआत जो है नाटक एक कल्चरल एक्टिविस्ट से हुई। हाँ। और जो आप लिखते हैं मुझे लगता है कि उसमें डीप एक सोशल साइंटिस्ट भी बैठा हुआ है, एक सामाजिक विज्ञान का एक रिसर्चर जो है वो बैठा हुआ है। आप डेटा का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोगों के लिए आसान नहीं है कि लिटरेचर से इस तरह सोशल साइंस की तरफ जाना। तो ये रुझान कैसे हुआ और कैसे आपने अपने आप को तैयार किया सर? देखिए, इसके लिए आप तो जानते ही हैं कि यह एक कहिए कि प्रसन्न जी हमारे एक तरह से गाइड थे। उन्होंने सिखाया कि दुनिया को देखते कैसे हैं, कैसे देखते हैं, जरा हम लोग को कैसे बताइए देखते सर। हैं। अगर आप कल्पना करिए कि आप अभी पटना के गोल घर के ऊपर हो जी। तो आपका नज़रिया दूसरा होगा, और तुरंत अगर आप पटना जंक्शन पर चले जाएंगे तो दूसरे तरह से देखने लगेंगे। मतलब पर्सपेक्टिव हाँ बदल जाता है। उसमें थ्योरेटिकली देखिएगा तो आप ये पाइएगा कि समय काल बदलने के साथ आदमी का विचार बदल जाता है। बिल्कुल सही है जी। ठीक है, मसलन इसके लिए भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मसलन आप ये अगर चाहते हैं कि इस एग्जाम्पल को महाभारत से लेना, तो हस्तिनापुर जब पहली बार युधिष्ठिर जा रहे थे तो उनसे कहा गया कि आप तो भाई जीत गए, और वो देख रहे हैं वहाँ का उजड़ा हुआ चमन, तो उनका दूसरा विचार था। अल्टीमेटली उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम न जीते हैं न वो हारे हैं। ठीक है, यह समय काल की जीत हुई है। तो ऐसे आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे ही चश्मा बदलता है एक रिसर्चर का किसी दूसरे सामाजिक बिंदु से, अगर आप उसको देखते हैं तो चीजें अलग दिखने हाँ, वो धारणा का सवाल है। आप कैसे देखते हैं किसी चीज़ को, कैसे देखते हैं आप, और तभी आपका होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बैठे हुए हैं एक ऐसे कमरे में जहाँ एसी चल रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है और बाहर बहुत गर्मी है, तो 2 मिनट में पता चल जाएगा आप ना। तो बाहर वाले को आप कैसे देखिएगा, अंदर जब तक आप हैं दूसरे ढंग से सोचिएगा। अच्छा सर, आप लेफ्ट के भी एक्टिविस्ट रहे हैं अपने शुरुआती दिनों में, तो आपको क्या लगता है कि लेफ्ट की जो विचारधारा या लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी है
वो एक रिसर्चर को कितना हेल्प करती है चीज़ों को समझने में से? देखिए, लेफ्ट का सवाल जहाँ तक है उसमें पर्सपेक्टिव का ही सवाल मूल है। जी वस्तु से तो धारणा ही बनती है, जी जो हम देखते हैं उससे धारणा बनाते हैं। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी की आत्मकथा को अगर हमने बढ़िया से नहीं पढ़ा होता और उसमें बद्री अहीर और प्रभु जो भवानी दयाल सन्यासी के पिता थे उनके बारे में हम 3 लाइन नहीं पढ़े होते जी तो मेरे खोजने का रुझान भी नहीं बनता। जी तो खोजने का रुझान में कुछ और चीज़ें मिली तो मुझे लगा कि यह कुछ लिखने लायक सब्जेक्ट है। जी ठीक है, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो जिन पर लिखने की ज़रूरत है। वैसे जैसे कि मैंने एक सवाल पूछा आज की मीटिंग में कि गांधी जी के आने के 4 साल पहले से एक पत्रकार पीर मोहम्मद मुनीस ने हाँ पूरा प्रताप में लिख के 4 साल हलचल मचा दिया। जी तो आप देखिए उस पर कोई राइटिंग नहीं मिलता है और जो काम करने वाले लोग थे। तो मैं दूसरी बात यह है कि हाशिए के पड़े लोगों के संदर्भ हो, उनके संघर्षों पर लिखना बहुत ज़रूरी है आज के 21वीं शताब्दी में। अच्छा सर, आपकी राइटिंग में या आपकी एक्टिविज्म में वो लेफ्ट से लेके और जो सोशल जस्टिस के तरफ जो एक आप देखिए, देखेंगे हमारे सवाल समझ से लेफ्ट राइट का सवाल नहीं है। जी। हर लेखक, हर पत्रकार, जो सताए हुए लोग, नीचे गिरे हुए लोग जो हैं उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए उसको। लेकिन तैयार कैसे होंगे आप उसके लिए? किसी को दिखती ही नहीं है तस्वीर। विचारधारा का तो रोल है बात सर। यहाँ है ही नहीं है। जी। विचारधारा तो आप देखिए ना भाई, अभी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि बिहार की आबादी 13 करोड़ है। जी ठीक है, उसके बहुत सारे लोग 50% से अधिक गरीबी रेखा से अगर नीचे हैं जी तो हमें उन लोगों के लिए सोचना होगा। कोई सोचे या ना सोचे, हम उसके पक्ष में सोचेंगे ही। जी आप ऐसे सवाल समझिए कि आप अन्याय के पक्ष में खड़े रहेंगे कि न्याय के पक्ष में खड़े रहेंगे, जो भी आपकी धारणा है। यहाँ एक्टिविज्म का भी सवाल नहीं है, यहाँ एक आदमी का सवाल है जो इस दर्शन में विश्वास रखता है कि न्याय होना चाहिए, न्याय को दिखना चाहिए। अच्छा सर, आप जब अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में थे तो उस समय तक सामाजिक न्याय की जो ताकतें थी उतनी ताकतवर नहीं थी, कांग्रेस का बड़ा रोल था। बाद में 90 के बाद से बदलाव हुआ, कर्पूरी जी के दौर को भी हम ले सकते हैं पहले, लेकिन ज़्यादातर बदलाव जो है वो 90 के बाद हुआ, जहाँ से तथाकथित अभी तक सामाजिक इंसाफ की जो पार्टियां हैं वो सत्ता में हैं। तो इन दोनों बदलाव के बारे में कुछ आप रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे, जो आपने कुछ देखा, क्योंकि आप तो सब कुछ को बहुत अनुभव किए हैं, कैसे बदला माहौल कुछ? देखिए, 2 बातें हैं जी कि कोई भी आंदोलन जी अचानक ही उभर के सामने नहीं आ जाता है, जी उसकी एक भूमिका बनी रहती है। जी जी ठीक है, छोटे छोटे होने वाले मांग आंदोलन एक बड़ी भूमिका की तैयारी करते हैं और ये 20 के दशक और 30 के दशक का चला हुआ जनेऊ आंदोलन का प्रतिफलन दिखता है। ठीक है, जो आंदोलन लोगों ने, जिनका एजेंडा क्या था, आप ऐसे समझिए कि जो लोग जनेऊ पहनते थे क्या प्रण करने जा रहे हैं, क्या शपथ लेते थे, वो शपथ लेते थे जिसका एजेंडा आर्थिक था। ठीक है, और 30 के दशक में देखिएगा कि इस आर्थिक एजेंडे में मध्य बिहार में लगने वाले अबुआबों पर बहुत कांग्रेस ने काम किया था। वो था कि जबरन खटाना, जबरन कुछ सामान ले लेना जमींदारों के द्वारा, इस सब के खिलाफ जनेऊ पहनने का सामाजिक अर्थ था, साथ साथ था आर्थिक अर्थ भी था।
तो वो यहाँ तक उसको पहुँचाया। तब आप देखिएगा कि लोग कहते हैं कि 90 के बाद आवाज़ दिया इसने, ठीक है। और उसके पहले आप पाइएगा कि कर्पूरी जी ने जो मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, उसका असर उस पीरियड के अखबारों में आप देखिएगा तो पता चलेगा कि कितना रस्साकसी चल रहा था, ठीक है। तो जो आरक्षण उसने दिया कर्पूरी जी ने, उसका बहुत ही बड़े पैमाने पर रैंक एंड फाइल में विरोध भी हुआ था। उसके लिए उनको कुर्सी से हटना भी पड़ा था। तो देखिए ये होता है ऐसा, आम तौर पे जब हक की बात होती है, न्याय की बात होती है, तो ये सब होता रहता है, आम बात है। सर, भारत सरकार ने कर्पूरी जी को भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो भी लिटरेचर लिखा जा रहा है वो लेख लिखने के बराबर है। वो सब, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो लेख है, बच्चों का लेख है। नहीं हमारा, तो आप कुछ उस पर काम कर रहे हैं कुछ? नहीं अभी बात ये नहीं है जी। देखिए बहुत सारे विद्वान काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग संकलन बनाते हैं, बहुत, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हैं। बहुत सारे लोग मेमोइर्स लिखते हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, और उनके पुत्र ने भी 2 वॉल्यूम में किताब निकलवाया है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं, और बहुत सारे किताबें इसके पहले भी छपी हैं। मूल बात यह है कि कर्पूरी जी को भी आप कैसे देख रहे हैं। एक 50 के दशक में उभरा हुआ नेता को आप कैसे ग्रहण कर रहे हैं जल्दी में, ठीक है। अकादमिक काम की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आप भी अगर रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट पर, तो उसमें कितना टाइम टेकिंग सब्जेक्ट को ग्रहण करने में लगता है, ये आप समझ सकते हैं। तो हो सकता है बहुत काम करेंगे लोग। संतोष की किताब आई है, संतोष सिंह की, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे फर्दर, इसीलिए कि सब चीज़ों को हमने पढ़ा नहीं है अभी। हाँ, तब यह है कि कुछ चीज़ें ज़रूर हमने पढ़ी हैं उसकी, जैसे कि कर्पूरी जी की किताब में एक नूर अहमद का लेख है जो बहुत बढ़िया लेख है। तो इस तरह है, देखा जाएगा, अभी और टाइम है अभी। लेकिन उनकी कलेक्टेड राइटिंग्स क्यों नहीं दिखती है सर? वो क्या नहीं, आप देखिएगा विधानसभा में उनके भाषणों के कई संकलन प्रकाशित हैं, तो वो उसमें बहुत रोशनी है। लेकिन आप समय दे के किसी को काम करने के लिए, किसी सब्जेक्ट पर काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको समय दिया जाए, ठीक है। और कर्पूरी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आराम से, देखिए आप देखिए ना, लोहिया की राइटिंग को करने में कितना टाइम लगा। लोगों ने, मस्तराम कपूर साहब ने किया, वो एक बड़ा काम है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इस पे काम किया। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई काम तो होता ही है, उस विद्वानों के काम को लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग छात्र हैं, सीधी बात है ये कि छात्र के नज़रिए से हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, लिखते हैं, ऐसे देखा जाना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को। अच्छा सर, आपको एक कंप्लेन होता है कि जो मेन स्ट्रीम के जो हिस्टोरियन हैं या स्कॉलर्स हैं, उन लोगों ने जानबूझ के जो दलित बहुजन के जो आइकन्स थे उनको जगह नहीं दी, आज भी वो चीज़ें सिलेबस कोर्स का हिस्सा नहीं है, डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है? देखिए इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। जैसे मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट पर, जैसे कि मान लीजिए 1996 में हम लोग काम किए एक सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम, तो हम अब सोचने लगे कि उसके पहले दूसरे लोगों ने काम नहीं किया, तो क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग दूसरे सब्जेक्ट पर काम किए, सोशल चेंज को लेकर भी बहुत काम किए। सबसे भारत में तो सबसे बड़ा नाम है, जो सबसे पॉपुलर नाम है, एम.एन. श्रीनिवास का। हम लोग उनको भी पढ़ के समृद्धि हुए कहिए तो मान लीजिए कि किसी क्षेत्र विशेष के बारे में काम नहीं हुआ है, तो ये
पढ़ने लिखने वाले लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि नया काम करें। पुराने जहाँ तक जो काम कर चुके हैं, मान लीजिए कि के दत्ता का काम है 1857 पर, उस काम से आगे हम लोग थोड़ा काम करना चाहे तो थोड़ा किए आर्काइव में बैठ के 2 साल, तो काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बहुत सारे आलोचना के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, फूले जी की राइटिंग को आप देखें तो जो गुलामगिरी में जो एक बात सामने आती है कि बौद्धिक तौर पे बहुजनों को, वंचितों को गुलाम बना कर रखा गया है और शोषण का ये तंत्र मजबूत है। बिहार को भी अगर आप देखिए तो सत्ता में सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं। क्या आपको लगता है कि आप जैसे जो हाशिए के लोगों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं, उनको मदद पहुंचा रही है सब पार्टियां? मदद की बात नहीं है, देखिए, या माहौल कम से कम पैदा कर रही हैं या ज़मीन तैयार कर रही हैं? आप ऐसे समझिए, ये सबसे इसको कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल हमारा कहना है कि कोई भी स्टेट पावर हो, उसको 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, समझे? वो स्वास्थ्य और शिक्षा, और कहिए कि वैसा स्वास्थ्य, वैसी शिक्षा जो बराबरी का अधिकार की ओर ले जाता हो। तो शिक्षा का सिस्टम जो पूरे देश का है वो दूसरे तरह का हो गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। गरीब लोगों के बच्चे ऐसे में कैसे पढ़ेंगे? नहीं सर, मेरा सीधा सवाल है कि हाशिए के समाज की जो पार्टियां हैं, जो उनका नेतृत्व करने का दावा करती है, उनकी तरफ से उस तरह की मदद क्यों नहीं होती है? आपको लगता है कि इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? आपने कभी महसूस किया है उस तरह की चीजें? नहीं, हम देखिए, हम वैसे देखते ही नहीं है स्टेट को। नहीं, स्टेट होता है, ठीक है। वो केवल 2 चीज पर ज्यादा ध्यान दे दे तो ये सब काम हो जाएगा, समझे? शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर ध्यान दे कि कोई स्टेट हो। अच्छा सर, आप पत्रकार रहे हैं और आपको जब हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं तो ये ऐसा लगता है कि ये पत्रकार का रिश्ता आर्काइव से भी है, इस पत्रकार का रिश्ता रिसर्च से भी है। आजकल मीडिया से रिसर्च गायब है। मीडिया में लगता है कि जो एंकर है वही सब कुछ जानता है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं सर? कहाँ समाज जा रहा है? देखिए, आप जैसा कि आप टोटल माने पूरे परिदृश्य को आप 10-15 सालों में देखेंगे तो हाशिए के लोगों की आवाज़ नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारे यूट्यूब, बहुत सारे नए लड़के, बहुत सारे विचार इस तरह से आ रहे हैं। तो उसमें आप अगर अब एक 2 किस्सा सुना देते हैं। 47 में गांधी जी पटना आए थे। अब पटना से दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली में रहने के बाद उनको कांग्रेस की कार्य समिति में बैठक में भाग लेना था, ठीक है। और वो लौट रहे थे तो टाइम्स ऑफ इंडिया में छाप दिया कि गांधी जी की बात नहीं मानी गई, इसलिए वो नाराज होके जा रहे हैं। हाँ, तो गांधी जी ने डायरी में नोट किया कि ये गलत सलत लिखने से अच्छा है कि संपादक जो हैं इस अखबार के वो दूसरा धंधा कर ले। तो अगर आप जयप्रकाश जी को देखिएगा 74 मूवमेंट में, वो भी अखबारों से दूसरे तरह की राय रखते हैं कि भाई हमारा बात नहीं छप रहा। तो बात नहीं छपने का मेरा मतलब है अभी कि बहुसंख्यक जो लोग आप बात कर रहे हैं, हाशिए के लोगों की, उनका बात नहीं छप रहा। और उसके क्रिटिक रहे हैं बहुत बड़े बड़े लोग अखबारों के उस दौर के। तो इसी रूप में देखा जाना चाहिए। देश में कोई दलित और कोई आदिवासी है सर, वो राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन किसी बड़े अखबार का एडिटर क्यों नहीं बन सकता? आप पत्रकार, इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखो यार, इस पर बहुत सारे लोगों ने काम किया है। हम जोगेंद्र यादव, अनिल चमड़िया, बहुत सारे लोगों ने सर्वे भी इस पर किया है, ठीक है। और पटना का भी लोगों ने उसमें काम किया है। तो वो तो बताता है ना कि किसका डोमिनेंस है, ये तो स्पष्ट है।
उनकी रिपोर्ट और उनके आंकड़ों से पता चलता है कि बहुत हाशिए के लोग नहीं के बराबर हैं। जी जी। अभी भी कमोबेश वही हालत होगी। बदलाव के लिए कुछ आपके सुझाव? बदलाव के लिए सुझाव यही है कि भाई आप इसमें क्या कहते हैं कि लोगों को पढ़ना लिखना आगे आना होगा, यही कहा जा सकता है। सर आखिरी सवाल, यंग जर्नलिस्ट हों या यंग रिसर्चर जो हों, उनके लिए आपके कुछ सुझाव, कुछ एक आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप दे दीजिए श्रीकांत सर। तो उसमें यही है कि खूब पढ़िए, खूब लिखिए और खूब नया विचार को लाइए। और ये पर्सपेक्टिव वाला सवाल जो आपने कहा, वो वस्तु को देखने का एक नज़रिया बनना ही चाहिए। बहुसंख्यक लोगों के पक्ष में आपका नज़रिया होना बहुत, माने बहुजन समाज के पक्ष में, और जो बहुसंख्यक जब भी बोलते हो तो उसमें सब शोषित पीड़ित समुदाय, बहुसंख्यक, आदिवासी, दलित सब आ जाते हैं। दोस्तों अभी हमने श्रीकांत जी से बात की, और श्रीकांत जी का ये जो इंटरव्यू है वो जो रिसर्चर जो हैं, खासकर जो लोग कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ समाज में दबे हुए लोगों की आवाज़ को सामने लाना चाहते हैं, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी से जो भी इनके अनुभव थे उसको इन्होंने साझा किया। और इन्होंने इनकी बातों से मुझे यही समझ में आ रहा है कि अभी लड़ाई बहुत लंबी है, और पढ़ना लिखना भी है, और हमें एक पर्सपेक्टिव भी डेवलप करना है। जब तक आप पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं करेंगे तब तक चीज़ें खुल के नहीं आएंगी। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि गांधी जी की जो किताब आत्मकथा है, इसको हम सब लोगों ने कई बार पढ़ा। अब बद्री अहीर के बारे में हो सकता है कि आप भी और हम भी पढ़े हुए हों, लेकिन आपकी आंखों से गुजर गया हो, आपने ध्यान नहीं दिया हो। लेकिन सर ने बद्री अहीर के बारे में एक छोटा सा पम्फलेट लिखा है। ये बताता है कि ये कितने करीब से बहुजनों के और वंचितों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं। सर आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।